Hello everyone, AudioDept by Nera sir welcomes you all. We are going to start our English literature journey from Geoffrey Chaucer, who is called the father of English language. Before starting our class, I would like to have your kind attention on this very important point that you must make your notes while watching my classes because these classes are going to be more than enough for you. I have been teaching for more than 15 years, so this is very relevant class and you can trust me. Along with the literature for UGC, NET, JRF, TGTs, PGTs, we are also studying English vocab and English grammar on this channel. So please subscribe my channel. It's my hallmark that I do only relevant teaching. I don't talk about anything else in my classes. So let's begin our class. Let's talk about Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer is the first national poet of England. इंग्लैंड के पहले राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा जो है वो जियोफ्री चौसर को मिला हुआ है. जियोफ्री चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. याद रखिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको ही कहा जाता है. एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल भी जियोफ्री चौसर को ही कहा जाता है. इसके साथ साथ अगर हम बात करें, मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग भी जियोफ्री चौसर को ही कहा जाता है. मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस भी जियोफ्री चौसर को ही बोला जाता है. द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, द फादर ऑफ राइम रॉयल स्टेंजा जियोफ्री चौसर को बोला जाता है. तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये कह सकते हो अपनी क्लास का एक पार्ट है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है. इन पॉइंट्स को आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा. लेट्स मूव अहेड. जियोफ्री चौसर वॉज फर्स्ट टू यूज, यानी चौसर ने पहली बार इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जो यूज किया था वो देख लीजिए. ओटावा रिमा का पहली बार जियोफ्री चौसर ने यूज किया था. और किस बुक में? द बुक ऑफ द डचेस. याद रखिएगा, द बुक ऑफ द डचेस में ओटावा रिमा का यूज जियोफ्री चौसर ने लिटरेचर में पहली बार किया था. अभी हम जान लेते हैं कि ओटावा रिमा होता क्या है. ओटावा रिमा के अंदर 8 सिलेबल लाइन होती है. सिलेबल को आप बोल सकते हो अक्षर, यानी एक लाइन के अंदर कितने अक्षर होंगे? 8 होंगे. और उन लाइंस को अगर हम कपलेट्स में या दोहों में डिवाइड करके चलें तो हमारी राइम स्कीम रहेगी ए बी ए बी ए बी सी सी. तो ओटावा रिमा की राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी रहेगी. हीरोइक कपलेट का यूज जियोफ्री चौसर ने द लेजेंड्स ऑफ गुड विमेन के अंदर किया है. याद रखिएगा. और हीरोइक कपलेट के अंदर 10 सिलेबल लाइन होती है, यानी एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल या 10 अक्षर होते हैं. और जो दोहों में डिवाइड होते हैं जिनको हम डेका सिलेबिक कपलेट बोलते हैं. अपनी राइम स्कीम रहती है ए ए बी बी सी सी. राइम रॉयल इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा के अंदर यूज की है. जियोफ्री चौसर ने पहली बार लिटरेचर में यूज की है. राइम रॉयल के अंदर भी 10 सिलेबल लाइन होती है, यानी एक लाइन के अंदर 10 अक्षर होते हैं. और इनको 7 लाइन स्टेंजा के अंदर रखा जाता है. और एक स्टेंजा की राइम स्कीम अपनी रहती है ए बी बी सी सी. तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए एक पार्ट बन जाता है, यानी यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया जाता है. चलिए बात करते हैं. इन द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स चौसर यूज्ड द हीरोइक कपलेट. राइम स्कीम जिसकी रहेगी ए बी बी सी सी. देखिए, लाइफ ए, साउंड पर ध्यान दीजिएगा. 5 लाइफ ए और यूथ बी और नॉर्थ बी, यरूशलेम और स्ट्रीम इसको सी सी. तो इस तरीके से ए बी बी सी सी ये अपना राइम स्कीम बनती है, जो कि हीरोइक कपलेट का यूज कंटेम्पररी टेल्स के अंदर जियोफ्री चौसर ने किया है. आगे बढ़ते हैं. अपनी क्लास को हम पीरियड्स में स्टडी करेंगे. फर्स्ट पीरियड अपना रहेगा
जोफ्री चौसर की बायोग्राफी स्टडी करने के बाद में फ्रेंच पीरियड जो कि 1359 से 1372 तक रहा, इटालियन पीरियड जो कि 1372 से 1385 तक रहा, और लास्ट में इंग्लिश पीरियड 1386 टू 1400 तक रहा। तो ऐसे सीरीज में हम अपनी क्लास को स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सरनेम चौसर इज फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड चौसियर। तो सरनेम चौसर जो है वो किस लैंग्वेज से है? फ्रेंच लैंग्वेज से है, जिसका मीनिंग होता है ए शू मेकर। क्या मीनिंग रहता है चौसियर का? ए शू मेकर। इट सजेस्ट दैट ही वॉज फ्रॉम ए शू मेकर्स फैमिली। ये हमें बताता है कि वो जूते बनाने वाले परिवार से संबंधित थे। मैथ्यू आर्नोल्ड सेज, मैथ्यू आर्नोल्ड क्या कहते हैं जोफ्री चौसर के बारे में? विद हिम इज बोर्न आवर रियल पोइट्री, कि जोफ्री चौसर के साथ ही हमारी जो वास्तविक कविता है उसका जन्म हुआ था। और जैसा कि जोफ्री चौसर बोलते भी हैं, फॉर बेटर दैन नेवर इज लेट, ये अच्छे काम के लिए कभी भी देरी नहीं होती है, जब हम शुरू करें तभी बहुत अच्छा होता है। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर में आपको कोई प्रॉब्लम है, अब तक आपने स्टडी नहीं किया है, तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कंप्लीट लिटरेचर स्टडी को करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं जोफ्री चौसर के बर्थ के बारे में। बर्थ के बारे में अनसर्टेनिटी है, यानी कि बहुत सारे सोर्सेज में जोफ्री चौसर का जो बर्थ है वो 1343 माना गया है। इसीलिए मैंने एक 1342 1345 का जो एक डेट लाइन है या कह लीजिए टाइम लाइन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। और वैसे मैं अगर ज़्यादातर सोर्सेज की बात करूं 1343 में इनका जन्म माना गया है। लंदन में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर थे जॉन चौसर, जो कि लंदन के अंदर वाइन मर्चेंट थे, यानी शराब के व्यापारी थे। इनकी मदर का नाम एग्निस कैप्टन हुआ करता था। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय की अगर बात करें तो ये पोएट, फिलोसोफर, ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट के तौर पर इन्होंने काम किया। इनकी वाइफ का नाम था फिलिपा रोएट, वाइफ का नाम फिलिपा रोएट था। इनकी मैरिज जो थी वो 1366 में फिलिपा रोएट से हुई। इन 1357 ही वॉज अ पेज, पेज असिस्टेंट था, एक हेल्पर था नाइट का, इन द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ डी बर्ग। एलिजाबेथ डी बर्ग के हाउस होल्ड में या कह लीजिए उनके महल के अंदर जोफ्री चौसर 1357 के अंदर पेज हुआ करते थे। इनकी लॉन्गेस्ट कंप्लीट पोएम जो है ट्रोइलस एंड क्रेसिड या क्रेसिडा रहेगी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एडवर्ड्स थर्ड के बारे में। एडवर्ड्स जो थर्ड थे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जोफ्री चौसर के लाइफ स्पैन के अंदर। देखिए 100 ईयर्स वॉर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका जो कनेक्शन है वो एडवर्ड थर्ड से रहता है। 100 ईयर वॉर जो था वो 1337 के अंदर शुरू हुआ था और 1453 तक ये चला था। और ये जो वॉर था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में था। याद रखिएगा, इंग्लैंड एक तरफ था, इंग्लैंड दूसरी तरफ था फ्रांस। इंग्लैंड की तरफ से एडवर्ड थर्ड थे, जिन्होंने आक्रमण कर दिया था फ्लैंडर्स पर। फ्लैंडर्स कहाँ का शासक हुआ करता था? फ्रांस का था। और एडवर्ड थर्ड फ्रांस पर अपना कब्जा या उसके शासन पर अपना कब्जा जमा लेना चाहते थे। इसी वजह से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। ब्लैक डेथ 1348 के अंदर आया। तो जोफ्री चौसर के लाइफ स्पैन के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिला है? 100 ईयर्स वॉर और दूसरा ब्लैक डेथ जो कि 1348 में हुआ था। ही वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटेनी एक्सपीडिशन, यानी फ्रेंच के द्वारा उनको पकड़ लिया गया था ब्रिटेनी एक्सपीडिशन के द्वारा। 100 ईयर वॉर का ही एक पार्ट था 1359 के अंदर। और बाद में एडवर्ड थर्ड ने उनको पैसे दे करके छुड़वाया था, यानी रैंसम दी थी फ्रांस को, और वो रैंसम थी 16 पाउंड्स की, और 1360 के अंदर रिहा करवाया था जोफ्री चौसर को। किसने करवाया था? किंग एडवर्ड थर्ड ने। इन 1704 देखिएगा 1374 के अंदर चौसर वॉज अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द ल्यूक्रेटिव लंदन कस्टम्स।
लंदन कस्टम्स, कस्टम्स का आप समझिएगा यानी सामान की आवाजाही पर जो कर लगाया जाता है उसको कस्टम बोला जाता है। तो एक तरह से उनको इसका अधिकारी नियुक्त किया गया था कि कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा जा रहा है और उस पर कितना टैक्स लग रहा है। उसके जो कंट्रोलर थे, कॉम्प्ट्रोलर थे, जो वो कौन थे, जोफ्री चौसर थे, और ये अपॉइंटमेंट उनको 1374 के अंदर मिली थी। एडवर्ड थर्ड later sent him to France on a diplomatic mission। डिप्लोमेटिक मिशन के लिए एडवर्ड थर्ड ने फ्रांस में उनको बाद में भेज दिया था। ही ऑल्सो ट्रेवल टू जिनोवा एंड फ्लोरेंस, जो कि इटली के अंदर है। जिनोवा और फ्लोरेंस यानी इटली के अंदर भी वो गए थे, फ्रांस भी गए, इटली भी गए। फिलिपाज सिस्टर कैथरीन स्विनफोर्ड, फिलिपा की जो सिस्टर थी कैथरीन स्विनफोर्ड, later became the third wife of John of Gaunt, किंग्स फोर्थ सन, यानी एडवर्ड थर्ड का जो फोर्थ सन था, चौथा पुत्र था, जॉन ऑफ गॉन्ट, उसकी जो तीसरी पत्नी थी वो कैथरीन स्विनफोर्ड बन गई थी, जो कि जियोफ्री चौसर की वाइफ फिलिपा रॉयट की सिस्टर थी। और ये जो जॉन ऑफ गॉन्ट है, उनको चौसर का पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। चौसर के पैटर्न के तौर पर जॉन ऑफ गॉन्ट को जाना जाता है, यानी उनके वो संरक्षक थे। जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो याद रखिएगा, जियोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किस राइटर ने कहा है? जॉन ड्राइडन ने कहा है। और किस में कहा है? उन्होंने एक बुक लिखी, फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये बुक का नाम है, और ये पब्लिश हुई थी 1700 के अंदर। फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न जो बुक है वो 1700 के अंदर पब्लिश हुई थी और जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी हुई है। इस बुक में उन्होंने जियोफ्री चौसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। लेट्स मूव अहेड। इन 1378 रिचार्ड सेकंड सेंट चौसर एज एन इनवॉय टू द विस्कोंटी। विस्कोंटी भेजा था। विस्कोंटी एक नोबल मैन थे इटली के, और वो वहाँ पर सर जॉन हॉकवुड से भी मिले, जो कि इंग्लिश मर्सिनरी लीडर थे, यानी एक तरह से धर्म प्रचारक नेता थे मिलान के अंदर, इटली के अंदर। चौसर बेस्ड हिज कैरेक्टर ऑफ द नाइट इन द कैंटरबरी टेल्स ऑन हॉकवुड। याद रखिएगा, हॉकवुड से उनकी मुलाकात हुई थी मिलान के अंदर, और जब कैंटरबरी टेल्स उन्होंने लिखी तो जो द नाइट का कैरेक्टर है वो हॉकवुड के बेस पर ही उन्होंने लिखा था। इन इटली ही मेट पेट्रार्क एंड बोकैचियो। याद रखिएगा, पेट्रार्क और बोकैचियो से वो इटली में मिले थे। ही मेक्स ए क्लियर रेफरेंस ऑफ पेट्रार्क इन हिज क्लर्क्स टेल। क्लर्क्स टेल के अंदर वो पेट्रार्क का बिल्कुल सीधा सीधा रेफरेंस देते हैं। द पेजेंट्स रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन 30th मई 1381। 13 मई 1381 को क्या हुआ था? पेजेंट्स रिवोल्ट हुआ था। इन 1386 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट में इलेक्शन उनका 1386 में हुआ था। एंड ऑल्सो सर्व्ड एज ए जस्टिस ऑफ पीस, यानी एक जज के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। W.J. लॉन्ग, जो कि एक फेमस राइटर हैं, उन्होंने कहा है जियोफ्री चौसर के बारे में, All the prologue to the Canterbury Tales, the prologue to modern fiction because of its realism। तो वो कहते हैं कि जो कैंटरबरी टेल्स का जो प्रोलोग है, यानी कि जो शुरुआती लाइन है जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, वो आधुनिक जो फिक्शन है उसका एक प्रोलोग है, उसकी प्रस्तावना है। यानी आधुनिक जो फिक्शन है वो कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग से ही शुरू होता है, और इसके अंदर वास्तविकता की झलक हमें दिखाई पड़ती है। तो ये बात W.J. लॉन्ग ने कही है। इन 1389 ही वॉज मेड क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स। राजा के वर्क्स का एक क्लर्क उनको बनाया गया था 1389 में। इस दौरान उन्होंने क्या देखा? रॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स देखे, और ये काम उन्होंने छोड़ दिया था 17 जून 1391।
17 जून 1391 को उन्होंने क्लर्क के तौर पर अपना काम छोड़ दिया था। ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट्स सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचार्ड सेकंड। ठीक है ना, एडवर्ड थर्ड और रिचार्ड सेकंड के अंतर्गत काम करते हुए उन्होंने बहुत सारी पोस्ट पर अपनी सेवाएं दी। चौसर लिव्ड ड्यूरिंग एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड का जो शासनकाल था वो 1327 टू 1377 तक यानी 50 ईयर्स का था। रिचार्ड सेकंड का जो शासनकाल था वो 1377 टू 1399 यानी 22 ईयर्स का था। हेनरी फोर्थ जो थे वो 1399 टू 1413 तक किंग रहे थे। 14 ईयर्स का उनका जो शासनकाल रहा था। अब देखिएगा, जो हेनरी फोर्थ है उनके शासनकाल के दौरान चौसर की डेथ हो जाती है। चौसर की डेथ हो जाती है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। 1400 के अंदर चौसर की डेथ हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये हमने पहले किया, जब हमने अपनी क्लास को शुरू किया तो ये बात कही किसने है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कुछ और भी कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, चौसर लैक्स नॉट ओनली एक्सेंट ऑफ डेंटे बट ऑल्सो द हाई सीरियसनेस। तो चौसर के बारे में उन्होंने कहा है कि डेंटे की न केवल वो लहजा चौसर के अंदर कम दिखाई पड़ता है, उनकी डेंटे की जितनी सीरियसनेस थी वो सीरियसनेस भी चौसर के काम में हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही है, याद रखिएगा। जॉन ड्राइडन री रोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में कैंटरबरी टेल्स को लिखने का श्रेय जो है वो जॉन ड्राइडन को जाता है। जॉन ड्राइडन सेड अबाउट हिम, हियर इज गॉड्स प्लेंटी। जॉन ड्राइडन ने कहा है कि ये भगवान के द्वारा बहुत कुछ लिखा गया है। अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड बिफोर ही शाइन्स। तो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स को ट्रांसलेट करने से पहले ये बात कही थी कि भगवान ने यानी कि इंग्लिश के जो फादर हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और रफ डायमंड है यानी कि मीडिएवल इंग्लिश में उन्होंने ये सब लिखा था जियोफ्री चौसर ने। तो उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में लिखा कि इससे पहले कि शाइन करे हमें इसको आधुनिकता का स्वरूप देना पड़ेगा। चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रेसिडा इज कॉल्ड एंड नोवेल इन वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चौसर का जो ट्रोइलस एंड क्रेसिडा है उसको नोवेल इन वर्ड्स बोला जाता है। इन द हाउस ऑफ फेम चौसर्स रिजेंबलनेस क्लोजिस टू डेंटेज डिवाइन कॉमेडी। तो हाउस ऑफ फेम के अंदर चौसर की जो कह सकते हो आकृति है वो डेंटे की डिवाइन कॉमेडी के बिल्कुल एक साथ उसके बराबर हमें दिखाई पड़ती है, या उसके समकक्ष वो दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स कंटेन्स 858 लाइन। तो याद रखिएगा, जो कैंटरबरी टेल्स का द प्रोलॉग है उसके अंदर कितनी लाइन्स हैं? टोटल 858 लाइन्स हैं। द जनरल प्लान ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकाचियोज डेकेमेरोन। याद रखिएगा, बोकाचियो के डेकेमेरोन से ये कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्लान लिया गया है। इन द कैंटरबरी द पिलग्रिम्स कुड बी सीन गोइंग टू थॉमस ए बकेट। कैंटरबरी में जो पिलग्रिम्स हैं वो थॉमस ए बकेट के यहाँ एक पिलग्रिम पर यानी कि एक धार्मिक यात्रा पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। और किस महीने में वो जा रहे हैं? अप्रैल महीने में जा रहे हैं। ही गेव अ पैन पिक्चर ऑफ 21 पिलग्रिम्स इन दिस वर्क। और 21 पिलग्रिम्स का जो पेन पिक्चर है वो जियोफ्री चौसर ने हमारे सामने इसमें रखा है। नेविल कोगहिल इंटरप्रेटेड द कैंटरबरी टेल्स इन 20th सेंचुरी इंग्लिश। 20वीं शताब्दी की इंग्लिश में जो कैंटरबरी टेल्स को इंटरप्रेट करने का श्रेय है वो नेविल कोगहिल को जाता है। ऑल्दो इन कैंटरबरी टेल्स 120 स्टोरीज वर प्लान्ड। यानी कि शुरुआत में 120 स्टोरी लिखने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उनमें से केवल 24 स्टोरी ही कंप्लीट
हो सकी थी, उससे पहले जियोफ्री चौसर की डेथ हो जाती है। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट टेल ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के अंदर सबसे लंबी टेल या कहानी कौन सी है? वो है द नाइट्स टेल। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, द नाइट्स टेल। चौसर हैज बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट का मीनिंग होता है जो दूसरों की राइटिंग से उठा करके, चुरा करके चीज़ें अपने राइटिंग में अपने नाम से लिखता है, यानी उसको दूसरों की राइटिंग से चीज़ें चुरा करके लिखने वाला राजकुमार बोला गया है। चौसर की डेथ जो है वो 25 अक्टूबर 1400 को हो जाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है। और उसके साथ साथ में लैंड की भी डेथ जो है वो उसी साल हो जाती है। 1400 में लैंड की डेथ हो जाती है, उनके वो कंटेम्पररी हुआ करते थे। और चौसर और लैंड की डेथ जो है वो 1400 में होती है। चौसर की फिक्स डेट मैंने आपके सामने रख दी है। ही वॉज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे में वो दफनाए जाने वाले पहले कवि बन गए थे, जिसको कि अब द पोइट्स कॉर्नर के तौर पर जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर एबे को द पोइट्स कॉर्नर के तौर पर जाना जाता है। जियोफ्री चौसर की आलोचना भी होती है। आलोचना में कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ अदालतों के बारे में और जो ऊंची पदवी पर बैठे हुए लोग थे, कल्टीवेटेड क्लास यानी कि उच्च वर्ग के बारे में ही अपनी राइटिंग्स में लिखा, जबकि गरीब आदमी की पीड़ाओं को उन्होंने अपनी राइटिंग्स में कोई जगह नहीं दी। ये उनकी आलोचना का एक मेन पॉइंट निकल करके सामने आता है। थॉमस ओक्लिव रोट ए फेमस पोएम। थॉमस ओक्लिव ने एक प्रसिद्ध पोएम लिखी, उसका नाम था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और वो जियोफ्री चौसर की डेथ पर लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकता है, देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थॉमस ओक्लिव ने एक पोएम लिखी है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और वो किसकी पॉइंट पर लिखी है या उसका सब्जेक्ट क्या है? द डेथ ऑफ चौसर। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब हम बात कर लेते हैं एस डी नेल के बारे में। एस डी नेल जो कि एक ऑथर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को चौसर ने प्रोज में लिखा होता, वैसे अब ट्रोइलस एंड क्रेसिडा किस में लिखी हुई है? पोएम के फॉर्म में यानी वर्स में लिखी हुई है। तो ये एस डी नेल कहते हैं कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को अगर चौसर ने प्रोज में लिखा होता, तो जो पैमेला है, रिचर्डसन का जो फर्स्ट नोवेल माना जाता है इंग्लिश के अंदर, रिचर्डसन का पैमेला, वो फर्स्ट नोवेल नहीं कहलाता। फर्स्ट नोवेल ट्रोइलस एंड क्रेसिडा कहलाता है। तो ये बात किसने कही है? एस डी नेल ने कही है कि अगर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वर्स में होने की बजाय प्रोज में होता, तो पैमेला की जगह पर वो पहला इंग्लिश का नोवेल होता। अभी हमारा फर्स्ट नोवेल ऑफ इंग्लिश क्या है? रिचर्डसन्स पैमेला है। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में चौसर को क्या कहा है? चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट चौसर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर्स to actually write in genuine English as it was spoken in his day, medieval English। कि चौसर जो थे वो जेन्युइन इंग्लिश में, मीडिवल इंग्लिश में लिखने वाले पहले कवि माने जाते हैं। तो ये बात किसने कही है? एडमंड स्पेंसर ने कही है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। एल्बर्ट कोल्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। एल्बर्ट ने चौसर को द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स कहा है एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। ये हमने पहले भी किया था। तो ये कहा किसने? एल्बर्ट ने कहा है। चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, ये बात मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कही है। याद रखिएगा, एक तो एल्बर्ट ने भी कही है द अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, और चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा है। अब हम बात करते हैं के चेस्टरटन। इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अगर चौसर जो है इंग्लिश पोइट्री के फादर हैं, ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल।
ये लाइन भी हमने शुरू में की थी, तो ये याद रखिएगा। जी के चेस्टरटन ने कही है, जी के चेस्टरटन ने ये बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेंच पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंच पीरियड जो है वो 1359 टू 1372 तक रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड द रोमन डी ला रोज, रोमन डी ला रोज को चौसर ने ट्रांसलेट किया था। अ फ्रेंच पोएम रिटन ड्यूरिंग 1200, ठीक है ना। चौसर ऑल्सो रोट द बुक ऑफ द डचेस एंड एलेगेइक पोएम है। एलेगेइक पोएम होता है जब हमारा कोई लव्ड वन होता है और लव्ड वन की ये कह लीजिए डेथ हो जाए, तो उसकी विलाप के तौर पर हम एलेगेइक पोएम लिखते हैं। तो एक तरह से सैड पोएम को एलेगेइक पोएम बोला जाता है। Chaucer's extensive reading of Latin poets such as Boethius also influenced his work. तो लैटिन पोइट जो थे वो बोइथियस थे, उन्होंने भी चौसर को बहुत हद तक प्रभावित किया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच मास्टर्स, फ्रेंच मास्टर जो थे जिसके अंदर आप ये कह सकते हो इसका प्रोनाउंसिएशन गियोम डी माशो, गियोम डी माशो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, गियोम डी माशो, जीएन डी मियोन, गियोम डी लोरिस। इन्होंने चौसर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था, और इनका जो प्रभाव है चौसर की राइटिंग में हमें साफ साफ देखने को मिलता है। सम ऑफ द अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर, देखिएगा द ABC भी इसी पीरियड का एक वर्क है। इट इज रिटन इन 8 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन का एक स्टेंजा बना करके इसको लिखा गया है। द कंप्लेंट इनटू पिटी भी इसी पीरियड में चौसर के द्वारा लिखी गई थी। चौसर हैज़ यूज्ड फर्स्ट टाइम ए 7 लाइन स्टेंजा जिसको कि राइम रॉयल बोला जाता है। द कंप्लेंट इनटू पिटी में सबसे पहले चौसर ने इसका यूज किया था। द कंप्लेंट ऑफ मार्स भी चौसर ने ही लिखा है। क्वीन एनेलिडा, क्वीन एनेलिडा भी चौसर ने राइट किया है। लेट्स मूव ऑन। द रोमंट ऑफ द रोज 1360 में लिखा गया था, एक फ्रेंच पीरियड के दौरान ये लिखा गया वर्क है, देखिएगा। द बुक वॉज ऑलमोस्ट ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ फ्रेंच वर्क ली रोमन डी ला रोज, जिसको कि जीएन डी म्यून और डी लोरिस ने लिखा था। तो याद रखिएगा ये लगभग जो फ्रेंच वर्क था उसको जोफ्री चौसर ने ट्रांसलेट किया था। द स्टोरी बिगिंस विद एन एलेगोरिकल ड्रीम, एलेगोरिकल ड्रीम से एक स्टोरी जो है वो शुरू होती है। इन विच द नरेटर रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम द गॉड ऑफ लव ऑन गेनिंग हिज लेडीज फेवर, her love being symbolized by a rose and he is unable to get to the rose। देखिएगा इसके अंदर जो है नरेटर जो है वो एक सलाह उसको मिलती है भगवान, जो प्रेम के भगवान हैं, उनसे कि उनको उनकी जो लेडी है जिससे वो प्रेम करता है उसका फेवर हासिल है, और उनका जो प्रेम है वो एक रोज़ की तरह प्रतीक के तौर पर यानी प्रतीकात्मक तौर पर रोज़ की तरह दिखाया गया है, और उस रोज़ तक जो नरेटर है वो पहुंच नहीं सकता है। द सेकेंड फ्रेगमेंट इज ए सेटायर ऑन द मोर्स ऑफ द टाइम, और इस पोएम का जो दूसरा सेगमेंट है वो कह सकते हो आप, जो मोर्स का मीनिंग होता है ट्रेडिशन, उस समय की जो परंपराएं थी, कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उनकी एक हास्यास्पद आलोचना करता है। विद रिस्पेक्ट टू कोर्टिंग, रिलीजियस ऑर्डर एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी, यानी कोर्ट में किस तरीके का व्यवहार था, धार्मिक किस तरीके का वहाँ पर ऑर्डर था, और धार्मिक पाखंडीपन को भी ये मॉक करता है। इन द सेकेंड फ्रेगमेंट द नरेटर इज एबल टू किस द रोज, और सेकेंड फ्रेगमेंट में नरेटर जो है, जो फर्स्ट फ्रेगमेंट में वो उस रोज को पहुंच नहीं पाता है, सेकेंड फ्रेगमेंट में वो रोज को किस करता है। बट देन द एल्गोरिकल कैरेक्टर जेलसी बिल्ड्स अ फोर्ट्रेस इनसर्कलिंग इट,
और फिर वो रोज के चारों तरफ जो एक जेलेसी नाम का एल्गोरिकल करैक्टर है वो किलेबंदी कर देता है ताकि जो नरेटर है वो उस रोज तक ना पहुंच पाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से पोएम आगे बढ़ती है। लेट्स मूव ऑन। द थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन टेक्स अप द पोएम 5000 लाइन्स आफ्टर द सेकेंड फ्रेगमेंट एंड्स, यानी कि दूसरे फ्रेगमेंट के बाद में तीसरा फ्रेगमेंट जब आता है तो लगभग 5000 लाइनें हो जाती है। एट इट्स बिगिनिंग द गॉड ऑफ लव इज प्लानिंग टू अटैक द फोर्ट्रेस ऑफ जेलेसी विद हिज बैरन। बैरन्स का मीनिंग हो गया नोबल मैन, यानी गॉड ऑफ लव जो है वो अब कोशिश मतलब प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो जो जेलेसी का जो किला बनाया गया है उसको आक्रमण करके ध्वस्त कर सकें। द रेस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट इज ए कन्फेशन गिवन बाय false semblant or false seeming, which a treatise on the ways in which men are false to one another, especially the clergy to their parishioners। parishioners का मीनिंग हो गया जिस तरीके से चर्च के अंदर पाखंडीपन दिखाया जाता है, वहाँ पर जो चर्च के अंदर जो कैलर्जी है वो अपने चर्च में आने वाले लोगों को गुमराह करते हैं, उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है। द थर्ड फ्रेगमेंट एंड्स विद false semblant going to the fortress of jealousy in the disguise of a religious pilgrim। जो थर्ड फ्रेगमेंट है वो ख़त्म होता है कि जो फॉल्स सैम्बलेंट है यानी कि जो छलावा है वो उस किले तक जाता है, यानी कि ईर्ष्या के किले तक जाता है। और किस डिस्गाइज में जाता है? धार्मिक श्रद्धालु के तौर पर जाता है। द पोइम एंड्स फॉल्स सैम्बलेंट अब्जॉल्विंग विकिड टंग ऑफ हिज सिंस। और जो पोइम ख़त्म हो जाती है कि जो फॉल्स सैम्बलेंट है या जो छलावा है वो अपना एब्जॉल्व करता है। एब्जॉल्व का मीनिंग होता है कि वो पछतावा करता है अपने पापों से और अपनी विकिड टंग से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए वो शुद्धि को प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। द बुक ऑफ द डचेस को डिस्कस करते हैं जो कि 1369 में लिखी गई थी। द बुक वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लांच। ठीक है ना, डचेस ब्लांच के डेथ पर ये बुक लिखी गई थी। हु वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट, पैटर्न ऑफ चौसर। चौसर का पैटर्न कौन था? जॉन ऑफ गॉन्ट। शी बिलोंग्स टू लैंकेस्टर। दिस बुक इज एन एलेगी एंड एलेगरी इन नेचर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एलेगरी क्या होता है? स्टोरी, प्ले, पिक्चर एट्सेट्रा इन विच कैरेक्टर और इवेंट इज ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और ए क्वालिटी सच एज ट्रूथ, इविल, डेथ एट्सेट्रा, द यूज ऑफ सच सिंबल्स। ठीक है ना। तो देखिएगा एलेगरी के अंदर हम स्टोरी, प्ले, पिक्चर को शामिल कर लेते हैं जिसमें कि हर एक कैरेक्टर या घटना को एक प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता है और वो प्रतीक क्या? कोई विचार, कोई क्वालिटी जैसे कि सच, बुराई, मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। इट कंप्राइजेज 1300 लाइन्स। तो बुक डचेस के अंदर 1300 लाइन्स हैं। इन दिस बुक चौसर यूज्ड ओटावा रिमा फॉर द फर्स्ट टाइम। इट बिगिंस विद अ मैन हु कैनॉट स्लीप, हिज हैवी थॉट्स एंड फैंटेसीज are so disturbing that he hasn't slept for 8 years। द बुक ऑफ डचेस के अंदर एक आदमी के बारे में बताया गया है और वो आदमी लगभग 8 सालों से सोया नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। ही फियर्स ही विल डाई ऑफ इंसोमनिया। तो वो डरा हुआ है कि वो नींद न आने की बीमारी के कारण मर जाएगा और वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो उसके सामने एक बुक रीड करे और जिसको वो रोमांस बोलता है। medieval यूरोपियन जॉनर ऑफ लिटरेचर ऑफन अबाउट नाइट्स एंड दियर एडवेंचर्स एंड रोमांसेस। ये बुक वो पढ़ने के लिए बोलता है। ही सेज दैट इट इज़ बेटर टू रीड। वो कहता है कि पढ़ना अच्छा है बजाय इसके कि मैं चेस खेलूं और सोने की कोशिश करूं। तो वो कहता है कि मैं पढ़ कर के सोने की कोशिश करता हूं। तो इस दौरान वो फिक्शनल जो किंग है यानी कि एक जो काल्पनिक राजा है जिसको
सिक्स बोला गया है उसके बारे में पढ़ता है, और वो जो सिक्स है वो एडवेंचर पर जाता है और एक तूफान के अंदर समुद्र में डूब जाता है। द क्वीन, क्वीन का नाम है एल्सियोन, वो उसका इंतज़ार करती है कि कब वो लौटेगा, लेकिन वो नहीं लौटता है और वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से रोने लग जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। सी बैग्स द गॉडेस जोनो, जोनो जो देवी है उससे वो प्रार्थना करती है कि वो कहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ वो उसको बताए, अगर ऐसे नहीं बता सकती तो उसको स्वप्न में ये सब दिखाए कि वो उसके साथ क्या हुआ था। शी वॉज टू गिव हर टोटल डिवोशन टू द गॉडेस इफ शी ग्रांट्स हर विश, वो कहती है कि वो पूरी तरह से समर्पित हो जाएगी देवी की अगर वो इच्छा उसकी वो देवी पूरी कर देती है। द गॉडेस कॉजेज एल्सियोन टू फॉल इनटू अ डीप स्लीप, तो जो देवी है वो एल्सियोन को गहरी नींद में सुला देती है। एंड समवंस मोफियस द गॉड ऑफ स्लीप, तो नींद के देवता मोफियस को वो बुलाती है और टू गो फाइंड द किंग ऑन द ओशियन फ्लोर, और ओशियन फ्लोर पर वो राजा को ढूंढता है। इनहेबिट हिज बॉडी एंड मेक हिम अपीयर टू एल्सियोन इन ए ड्रीम, और वो जो गॉड ऑफ स्लीप है वो राजा की बॉडी के अंदर इनहेबिट आ जाता है, यानी उसके अंदर आ जाता है और वो एल्सियन के सपने में आता है। सो दैट सी सीज दैट ही हैज़ ड्रॉन, तो वो उसको देख पाती है कि वो पानी के अंदर डूब गया है। ही डथ सो एंड एल्सियोन डाइज ऑफ ग्रीफ 3 days later, और ऐसा करने के बाद में एल्सियोन दुख के मारे तीसरे दिन मर जाती है। द नरेटर ऑफ द पोइम सेंड्स अ प्ली अप टू द गॉड्स दैट ही विल रिवॉर्ड दैम, तो अब नरेटर इससे इंस्पायर होकर के क्या कहता है, वो भी देवताओं को एक प्रार्थना अपनी भेजता है और वो कहता है कि बहुत ही आलीशान गोल्ड से बने हुए बेड चैम्बर यानी कि रूम पूरा जो सोने का बना हुआ है वो उनको देगा, जिसके अंदर बेड भी सोने का होगा और जो कवर्स हैं बेड के अंदर वो उसके अंदर बिल्कुल पतले पतले शुद्ध सोने के जो धागे होंगे वो लगे हुए होंगे, यानी कि पूरी तरह से सोने से सजा हुआ बेड उनको वो गिफ्ट करेगा, बेड चैम्बर और एक रूम के साथ गिफ्ट करेगा। इफ़ दे विल हेल्प हिम स्लिप, यदि वो उनको सुला देते हैं। ऐसा कहते ही वो उसको तुरंत नींद आ जाती है और उसको बहुत ही एक अच्छा सा सुनहरा स्वप्न आता है जो जिसके अंदर वो देखता है कि जिस कमरे के अंदर वो लेटा हुआ है उसकी दीवारों पर बहुत महान यूरोपियन एपिक पोएम की जो तस्वीरें हैं और एपिक पोएम के अंदर जो कैरेक्टर थे इनफैक्ट उनकी तस्वीरें लगी हुई है। यानी यूरोप की इंग्लिश की जितनी भी बड़ी बड़ी जो फ्रांस की इटालियन जितनी भी बड़ी बड़ी जो पोएम्स थी उनके सारे कैरेक्टर की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड जो था वो 1372 से 1385 तक रहा। इन 1372 चौसर हैज़ बीन टू इटली, वो इटली गए थे एंड केम इन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद डेंटे पेट्रार्क एंड बोकेचियो, याद रखिएगा तो डेंटे पेट्रार्क एंड बोकेचियो के संपर्क में आए थे। द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर ट्रोइलस एंड क्रेसिड, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन। इनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो थी वो 1380 के अंदर लिखी गई थी। इट इज़ ए ट्रेजिक वर्स रोमांस बाय जोफ्री चौसर एंड कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट वर्क। ठीक है ना, बहुत सारे आलोचक उसको यानी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को उनका सबसे अच्छा वर्क मानते हैं। एक ट्रेजिक वर्स है यानी दुखद घटना पर आधारित है। द प्लॉट ऑफ दिस, इसका जो प्लॉट है वो 8239 लाइन्स में लिखा गया है। वॉज टेकन लार्जली फ्रॉम जियोवानी बोकेचियोज ईल आयल, ये इनफैक्ट आई एल है, आयल बोला जाएगा इसे, याद रखिएगा आयल, आयल फिलो फिलोस्ट्रेटो, आयल फिलोस्ट्रेटो बोकेचियो की एक
पोएम थी आयल इलोस्ट्रेटो, उससे ये इसका प्लॉट जो है वो लिया गया है और इसका जो प्लॉट है वो 8239 लाइन्स में है। इट रिकाउंट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्रोइलस सन ऑफ द ट्रोजन किंग प्रियम एंड क्रेसिड, widowed daughter of the deserter priest कैलकैस। कैलकैस की एक पुजारी हुआ करता था जिसको कि डेजर्ट कर दिया गया था, सोसाइटी से निकाल दिया गया था, ठीक है ना। तो उसकी एक विधवा पुत्री थी क्रेसिड, उसके और ट्रोइलस के लव स्टोरी के बारे में है। ये साइकोलॉजिकल इंसाइट के ऊपर आधारित है। ट्रोइलस एंड क्रेसिड को एक याद रखिएगा, इट इज़ कोल्ड ए साइकोलॉजिकल इंसाइट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल करके आता है। लेट्स मूव ऑन। एडिड बाय क्रेसिड्स अंकल पेंडोरस। क्रेसिड का अंकल कौन था? पेंडोरस था। ट्रोइलस एंड क्रेसिड आर यूनाइटेड। ट्रोइलस एंड क्रेसिड जो है वो एक हो जाते हैं और लगभग आधी ही पोएम होती है तब वो एक हो जाते हैं। बट देन शी इज सेंट टू जॉइन हर फादर इन ग्रीक कैंप आउटसाइड ट्रॉय। तो फिर वो ग्रीक कैंप में चली जाती है, यानी कि कौन चली जाती है? क्रेसिड चली जाती है ताकि वो अपने फादर को ज्वाइन कर सके वहाँ पर। डिस्पाइट हर प्रॉमिस टू रिटर्न, वो प्रॉमिस करती है ट्रोइलस से कि वो लौट करके आएगी, लेकिन वो ग्रीक वॉरियर डियोमिडिस से प्रेम करने लग जाती है। ट्रोइलस जो है इस बात से बहुत आहत होता है और ट्रोजन वॉर में वो मारा जाता है। एट द एंड ऑफ द पोएम, जब ट्रोइलस की जो आत्मा है मरने के बाद में वो स्वर्ग में जाती है, तो उसका भ्रम दूर होता है कि जो उसका प्रेम था वो सेक्सुअल था, यानी कि बॉडी से रिलेटेड था, और वो अब परमपिता परमेश्वर यानी इटर्नल लव ऑफ गॉड के अंदर इमर्स हो जाता है। यानी कि उसका जो कह सकते हो जो टेम्पररी लव था वो एटर्नल लव में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन। द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स 1382 में राइम रॉयल में जेफरी चौसर के द्वारा लिखा गया था और इसके अंदर 699 लाइन है इस पोएम के अंदर। इट इज़ कंपोज्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ फ्रेंच रोमांसेस। तो फ्रेंच के अंदर जो रोमांस या रोमांटिक पोइट्री होती है उसी के तौर पर इसको लिखा गया है। दिस इज़ कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट अकेजनल वर्सेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। और वन ऑफ द बेस्ट अकेजनल वर्सेस किसको बोला गया? द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स। ऑफन थॉट टू बी कमेमोरेट द मैरिज ऑफ रिचार्ड सेकंड टू एने ऑफ बोहेमिया इन 1382, it describes the conference of birds to meet to choose their mates on Saint Valentine's Day, ठीक है ना। रिचार्ड सेकंड की जो मैरिज है जो एनी से होती है, और एनी जो वो किसकी थी, कहाँ से थी? बोहेमिया से थी, और ये मैरिज जो है वो 1382 में होती है। और इसको वो डिस्क्राइब करते हैं, कॉन्फ्रेंस यानी एक सम्मेलन है पक्षियों का जहाँ पर सारे पक्षी आते हैं और अपने अपने साथी को चुनते हैं, और ये सब वो वैलेंटाइंस डे के दिन करते हैं। द नरेटर फॉल्स एस्लीप। नरेटर जो है वो सो जाता है। एंड ड्रीम्स ऑफ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन विच नेचर प्रिजाइड्स ओवर अ डिबेट बिटवीन 3 हाई रैंकिंग ईगल्स। जो बहुत बड़े बड़े 3 ईगल्स हैं उसके बीच में एक वाद विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। उसकी प्रेसिडेंट कौन है? नेचर है। ऑल वाइंग फॉर द अटेंशंस ऑफ अ ब्यूटीफुल फीमेल। और वो तीनों जो हैं ईगल डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं अपनी बहस के माध्यम से। The other birds, each of which represents a different aspect of English society, are given a chance to express their opinions। और दूसरी जो पक्षी हैं वो अंग्रेजी सोसाइटी के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बारे में अपनी राय रखते हैं। चौसर यूजेस दिस डिवाइस टू जेंटली सेटराइज द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव। तो चौसर जो है वो मजाक बनाते हैं कि किस तरीके से जो कोर्टली लव है वो उस समय चला करता था, उसके अंदर क्या कमियां थी। He handles the debate with humor and deftly characterizes the various birds।
ऑल्दो द डिबेट ऑन लव एंड मैरिज इज़ नेवर रिजॉल्व, ये लव और मैरिज की जो डिबेट है वो कभी ख़त्म नहीं होती। द पोएम इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ, पोएम जो है वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती है। एंड एंड्स ऑन ए नोट ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, और वो खुशी की एक नोट पर ख़त्म हो जाती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हाउस ऑफ फेम। इट वॉज रिटन इन 1380। इट वॉज रिटन आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ डेंटेज डिवाइन कॉमेडी, याद रखिएगा डेंटे की डिवाइन कॉमेडी के इन्फ्लुएंस के बाद में इसको लिखा गया था। इट इज़ एन अनफिनिश्ड ड्रीम, अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम है चौसर की। अनफिनिश्ड पोएम द हाउस ऑफ फेम भी है और कैंटरबरी टेल्स भी है। देयर आर 3 बुक्स, इसके अंदर 3 बुक्स हैं। इन 2158 लाइन्स ऑफ ऑक्टोसिलेबिक्स, ऑक्टोसिलेबिक्स में 2158 लाइन को लिखा गया है। द प्रोलॉग इज ऑन ड्रीम्स एंड द इन्वोकेशन टू द गॉड ऑफ स्लीप, इसके अंदर भी ड्रीम के बारे में बात किया गया है और जो नींद के भगवान हैं उनका आह्वान किया गया है। बुक 1 says the poet fell asleep and dreamt that he was in a temple of glass where he saw depicted Aeneas and Dido। तो बुक के अंदर 1 के अंदर दिखाया गया है कि जो पोइट है वो सो गया है और उसको एक स्वप्न आता है कि वो एक ग्लास के मंदिर में है, कांच के मंदिर में है, जहाँ पर वो एनियस और डीडो को देखता है। द पोइट सीज एन ईगल दैट अलाइट्स बाय हिम, पोइट देखता है कि एक ईगल है जो उसके बगल में आकर के बैठता है। एंड इज हिज गाइड थ्रू द हाउस ऑफ फेम, और वो हाउस ऑफ फेम के अंदर उसका ईगल गाइड बन जाता है। गाइड कौन बन जाता है? ईगल बन जाता है। द ईगल एक्सप्लेन्स फिलोसॉफिकली एट लेंथ हाउ फेम वर्क्स इन इट्स आर्बिट्ररी वेज, और ईगल जो है वो पोइट को ये बताता है दार्शनिक रूप से और बहुत अच्छे से वो समझाता है डिटेल में कि किस तरीके से जो फेम है वो आर्बिट्रेरी तरीके से काम करती है। द ईगल डिपार्ट्स एंड चौसर एंटर्स द पैलेस ऑफ फेम रूमर्स, और ईगल जो है वो चला जाता है उसके बाद में, और जो चौसर है जो राइटर है वो पैलेस ऑफ फेम या रूमर अफवाहों के पैलेस में एंटर कर जाते हैं। वेयर ही सीज द फेमस ऑफ बोथ क्लासिकल एंड बिब्लिकल लोर, लोर का मीनिंग ट्रेडिशंस, जहाँ पर वो जो कृत्रिम और पुस्तकों से बाइबल से रिलेटेड जो प्रसिद्ध ये कह सकते हो जो ट्रेडिशंस हैं, जो लाइन्स हैं वो देखते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम कम्स अ विजन ऑफ बेरर ऑफ फॉल्स टाइडिंग्स, शिपमैन, पिलग्रिम्स, पार्टनर्स, मैसेंजर्स, whose confusion seems to be about to be resolved by the appearance of a man of great ये अथॉरिटी है। ऑक्टोराइट वैसे लिखा हुआ है तो आप इसको अथॉरिटी स्टडी करेगा, बट देर द पोएम एंड्स। लेकिन आप ये देखिएगा कि जो क्लासिकल और बाइबलिकल जो लोर हैं, जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में बात हो रही है। और जो ये पोएम है जब एंड में ख़त्म होती है तो उसके अंदर जो फॉल्स टाइडिंग्स हैं उनके बेरर, उनको सामने रखने वाले, जैसे शिपमैन हैं, पिलग्रिम्स हैं, पार्टनर्स हैं, मैसेंजर्स हैं, यानी कि ये जो झूठा दावा करने वाले जो झूठे व्यक्ति हैं उनको सामने रखा जाता है। हुज कन्फ्यूजन सीम्स टू बी अबाउट टू बी रिजॉल्व बाय द अपीयरेंस ऑफ, और जिनकी जो कन्फ्यूजन है, उलझन है, वो लगभग रिजॉल्व होती हुई हमें प्रतीत होती है कि एक महान इंसान वहाँ पर आता है, अथॉरिटी जिसके पास होती है, यानी अथॉरिटी वाला जो इंसान है वो वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जिससे उसकी उनकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाती है और इससे ये पोएम एंड हो जाती है। लेट्स मूव अहेड। द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम इंग्लिश पीरियड को स्टडी करेंगे। द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन जो थी वो 1385 में लिखी गई थी। इट इज़ रिटन ऑन क्वीन बोहेमियाज बिडिंग हु आस्क्ड हिम टू राइट ऑफ गुड वीमेन। क्वीन बोहेमियन जो थी उन्होंने कहा था जोफ्री चौसर को कि वो अच्छी पोएम लिखे महिलाओं के बारे में, अच्छी महिलाओं के बारे में। मच ऑफ दिस पोएम इज डिवोटेड टू द फर्स्ट यूज ऑफ हीरोइक कपलेट बाय चौसर टू रीड
retell in lyrical form the tragic love stories of Cleopatra, Thisbe, Dido, Hypsipyle, Medea, Lucrece, Ariadne, फिलोमेला, फिलिस, हाइपरमेंस्ट्रा। याद रखिएगा ये सारी महिलाओं के नाम हैं। इनकी जो ट्रेजिक लव स्टोरी है उसके बारे में जोफ्री चौसर है वो दोबारा से पोएम लिखते हैं, और कौन सी पोएम में, हीरोइक कपलेट के बारे के आधार पर पोएम लिखते हैं। इट इज़ अ ड्रीम विजन बाय जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर के द्वारा ये ड्रीम विजन है, यानी कि जोफ्री चौसर के द्वारा एक ड्रीम विजन है। तो एक बात तो विशेष हो जाती है कि जोफ्री चौसर ने जो भी लिखी हैं, जिसे आप चाहे वो फ्रेंच में बोल लें, इटालियन पीरियड में बोल लें, उन्होंने ड्रीम विजन के आधार पर ही अपनी पोएम्स को लिखा है। द फोर्थ एंड द फाइनल वर्क ऑफ द जॉनर दैट चौसर कंपोज्ड, इट प्रेजेंट्स अ प्रोलॉग एग्जिस्टिंग इन 2 वर्जन्स एंड 9 स्टोरीज। तो इसके अंदर यानी कि आप ये कह सकते हो इटालियन पीरियड में जो लास्ट वर्क हमें दिखाई पड़ता है, इसके अंदर एक प्रोलॉग है और जिसके 2 वर्जन हैं और 9 कहानियाँ हैं। 9 कहानियाँ जो है वो हमें किसके बारे में मिलती है, इन लेडीज़ के बारे में, क्लियोपेट्रा, थिस्बे, डिडो, हिप्सिप्ले, मीडिया, लुक्रेसे, एरिएडिना, फिलोमेला और फिलिस और हाइपरमेंस्ट्रा, इनके बारे में हमें 9 स्टोरीज देखने को मिलती है। इन द प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री एट चौसर। प्रोलॉग के अंदर क्या है, गॉड ऑफ लव जो है वो चौसर पर बहुत ज़्यादा नाराज है। क्यों नाराज है? फॉर राइटिंग अबाउट सो मैनी वीमेन हु बेट्रे मैन, कि उन्होंने, जोफ्री चौसर ने इतनी सारी महिलाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने पुरुष को दगा दिया है, धोखा दिया है। तो गॉड ऑफ लव इससे नाराज है। एज पेनेंस यानी कि पछतावे के तौर पर चौसर इज इंस्ट्रक्टेड टू राइट अबाउट गुड वुमेन। चौसर को गॉड ऑफ लव के द्वारा आदेश दिया जाता है कि वो अच्छी महिलाओं के बारे में लिखे। द प्रोलॉग इज नॉट वर्दी फॉर द डिलाइटफुल ह्यूमर ऑफ द नरेटर्स सेल्फ मॉकरी एंड द पैसेजेस इन प्रेज ऑफ बुक्स एंड ऑफ द स्प्रिंग। जो प्रोलॉग है उसके अंदर विशेष बात ये हो जाती है कि नरेटर जो है वो सेल्फ मोकरी यानी कि मजाकिया भाव में रहता है, एंड फॉर द पैसेज इन प्रेज ऑफ बुक्स, और यहाँ पर बुक्स के बारे में और स्प्रिंग की प्रशंसा के जो पैसेज हैं, जो कह सकते हो लाइन्स हैं, वो लिखी हुई हैं। द स्टोरीज कंसर्निंग सच विमेन ऑफ एंटीक्विटी यानी कि जो प्राचीन महिलाएं हैं उनके बारे में, जैसे क्लियोपेट्रा, डिडो एंड लुक्रेसे, इनके बारे में उन्होंने लिखा है। और ब्रीफ, ये बहुत संक्षिप्त में उन्होंने लिखा है। रादर मैकेनिकल, और कुछ कुछ हद तक बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से लिखा है। विद द बेट्रेयल ऑफ विमेन बाय विकिड मैन, और जो दुष्ट पुरुष हैं वो किस तरीके से महिलाओं को धोखा देते हैं, वो इसकी एक रेगुलर थीम है। एज ए रिजल्ट द होल बिकम्स मोर ए लेजेंड ऑफ बैड मैन दैन ऑफ गुड वुमेन। तो ये अगर हम पूरे तौर पर देखें तो अच्छी महिलाओं की बजाय ये बुरे पुरुष की जो एक लेजेंड है, एक जो कहानी है, वो बन करके रह जाती है। तो इस तरीके से पोएम एंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पीरियड के बारे में। 1386 टू 1400 तक ये इंग्लिश पीरियड रहा। द फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड इज कैंटरबरी टेल्स विच वॉज रिटन आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ बोकेचियोज दी डेकेमेरॉन। बोकेजियो के डेकेमेरॉन के इन्फ्लुएंस के बाद में ये लिखा गया था। द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स is taken from Boccaccio's Decameron. Okay, the prologue of the Canterbury Tales contains 858 lines. The Canterbury Tales contains 17,000 lines. याद रखिएगा, in the Canterbury Tales 32 characters make the trip to the shrine of the martyr Saint Thomas Becket in Canterbury. तो वो इस शरीन पर एक शहीद की मज़ार पर जाने की तरफ निकलते हैं। इसके अंदर 32 कैरेक्टर्स हैं।
Let's move ahead. And in the Canterbury Tales, the pilgrims could be seen going to the Thomas A. Becket in the month of April. Although 29 characters are mentioned in line 24 of the general prologue, the narrator joins this group मेकिंग 30, यानी कि जनरल प्रोलॉग की जो 24 लाइंस हैं उसमें 29 कैरेक्टर्स का मेंशन हमें मिल जाता है। और जो आप याद रखिएगा 30वां जो इसके अंदर कैरेक्टर है वो नरेटर यानी जोफ्री चौसर खुद शामिल होते हैं। द होस्ट हैरी बेली मेक्स 31st, जो 31st है वो जो होस्ट है हैरी बेली वो आता है। द कैनन्स योमैन who joins the group later becomes 32nd। तो 32nd कौन बनता है? द कैनन्स योमैन। 30th कौन बनता है? नरेटर। और 31st कौन बनता है? हैरी बेली। याद रखिएगा, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिम्स। और नरेटर जो है नन और नन की पृष्ठ का जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं देता है, यानी कि जोफ्री चौसर इनका डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। 29 कैरेक्टर नन और नन्स पृष्ठ को मिलाकर के होते हैं। ऑल्दो इन द कैंटरबरी टेल्स 120 stories were planned, but only 24 stories were completed because Chaucer died earlier. So let's talk about this work remained unfinished at Chaucer's death. जैसे मैंने बताया, there are 4 characters that are not criticized or satirized by Chaucer in the Canterbury Tales. इनकी आलोचना कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने नहीं की है। नाइट, पार्सन, क्लर्क, प्लॉमैन। याद रखिएगा, इनकी आलोचना चौसर कैंटरबरी टेल्स में नहीं करते हैं। clergymen in the Canterbury Tales are the prioress, Madam Eglantine, parson, friar and monk। ये clergymen हैं, याद रखिएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इन द कैंटरबरी टेल्स have the characters the Canterbury Tales have the characters from 3 social groups। विशेष तौर पर 3 social groups से हैं। नोबिलिटी से, चर्च से, यानी नोबिलिटी से, चर्च से, और कॉमनर्स यानी कि कॉमन सामान्य जो लोग हैं वहाँ से। नोबिलिटी यानी राजाओं से रिलेटेड हो गए, बड़े घरों से रिलेटेड हो गए। चर्च से संबंधित यानी धार्मिक लोग हो गए। कॉमनर्स यानी कि सामान्य लोग हो गए। तो यहाँ से 3 सोशल ग्रुप से जो चौसर हैं वो अपने कैरेक्टर्स को चूज करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। आने वाली क्लास में हम टेल्स के बारे में बात करेंगे और जो कैंटरबरी टेल्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।